कक्षाओं के छात्रों को सामाजिक ज्ञान विषय में उसकी क्रांति के बारे में आगे बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में उसकी क्रांति के बारे में मैंने काफी बताया कि उसके क्या कारण थे, क्यों यह क्रांति हुई, कब हुई। हम आज जो है इसके बारे में आगे बताएंगे कि इस क्रांति की क्या परिणाम निकले। तो पहला है कि रूस की क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में सदियों से चले आ रहे निरंकुश जारशाही शासन का अंत हो गया, क्योंकि राजा को वहां पे जार का असर था और जारशाही का धीरे धीरे क्या हो गया, अंत हो गया क्रांति के कारण। दूसरा है रूस की क्रांति ने किसानों और श्रमिकों का शोषण, यानी इस क्रांति के द्वारा रूस में किसानों और श्रमिकों का जो शोषण हो रहा था वह समाप्त हो गया। चर्च की शक्ति समाप्त हो गई। रूस में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई और संपूर्ण संपत्ति एवं उद्योगों पर सरकार का आधिपत्य स्थापित हो गया। रूस में शिक्षा देने का पवित्र कार्य चर्च के हाथों से छीन लिया गया और उन्होंने जन सामान्य को साक्षर बनाना अपना कर्तव्य समझ लिया। अरे जो चर्च के अधीन शिक्षा का जो अधिकार था वह समाप्त हो गया और सरकार ने शिक्षा के अधिकार को अपने हाथ में ले लिया और सरकार की एक जिम्मेदारी हो गई कि शिक्षा सबको प्रदान की जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर किसानों और श्रमिकों की सरकार बनाई गई। लेकिन वहाँ पे रूस का जो झंडा है वह लाल रंग का है और लाल उस झंडे में हथिया और हथौड़ा के चिन्ह प्रदर्शित किए गए हैं। ये हथिया और हथौड़ा जो है और जो हथौड़ा ये जो है हथौड़ा श्रमिकों का प्रतीक और हथिया किसानों का प्रतीक है। इस तरह से किसानों और मजदूरों की एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया। एक कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना की गई। रूसी साम्राज्यवाद का अंत हो गया। देश निवेश से उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। बड़े देश जितना रूस ने उपनिवेश बनाया था उन उपनिवेशों को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। गैर रूसी जातियों को समानता का अवसर प्राप्त हुआ। उन्हें भाषा संस्कृति की रक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। लेनिन के नेतृत्व में रूस में साम्यवादी शासन की व्यवस्था बनाई गई। माने लेनिन के नेतृत्व में रूस में साम्यवादी सरकार गठित हुई। इस क्रांति के फलस्वरूप रूस में औद्योगिक विकास की गति तेज हो गई और रूस सोवियत संघ के रूप में विश्व में महाशक्ति के रूप में अवतरित हुआ। अब इसमें एक स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण आता है। स्टालिनवाद जो था वहां का एक नेता था स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। स्टालिन की कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था और उसने लेनिन के पश्चात पार्टी की बागडोर संभाली और 1927 से 28
के आसपास व रूस के शहरों में अनाज की समस्या उत्पन्न हो गई और सरकार ने अनाज के मूल्य निश्चित कर दिए थे। कोई भी इससे ज़्यादा मूल्य पर अनाज नहीं दे सकता था, परंतु किसान उस मूल्य पर सरकार को अनाज बेचने के तैयार नहीं थे। इससे निपटने के लिए स्टालिन ने कड़े कदम उठाए। स्टालिन को लगता था कि व्यापारी और अमीर किसान मूल्य बढ़ने की आशा में अनाज नहीं बेच रहे हैं। इससे निपटने के लिए व्यापारियों के पास जमा ब्याज को जब्त करना, सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना आवश्यक था। अतः 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादन इलाकों का दौरा किया और पार्टी के सदस्यों ने किसानों में जबरदस्ती अनाज खरीदा और संपन्न किसानों के ठिकानों पर छापे मारे। इसके पश्चात भी जब अनाज की कमी बनी रही तो स्टालिन ने खेतों के सामूहिकीकरण का निर्णय किया और इससे अनाज का अभाव को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ के खेत बहुत छोटे थे और 1917 के पश्चात भूमि किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप अधिकांश किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था और आधुनिक खेत विकसित करने के पूर्ण मशीनों की मदद से औद्योगिक खेती करने के लिए सड़कों का सफाया करना, कृषकों की भूमि छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना आवश्यक माना गया। यानी इसके साथ ही जब वहाँ पे अनाज की कमी पड़ने लगी तो स्टालिन ने यह देखा कि किसान के पास जो है छोटे खेत हैं और जो बड़े किसान व्यापारी हैं वह अनाज को बेचना नहीं चाह रहे हैं, वे दाम को बढ़ाने की माने उसमें के अवसर में है कि दाम बढ़ जाएगा तो हम अपने अनाजों को बेचेंगे। तो इस समस्या से निपटने के लिए स्टालिन ने जो है सामूहिकीकरण हमें छोटे किसानों की क्या खेत को क्या किया अपने कब्जे में कर लिया और बड़े खाद के रूप में उसको परिवर्तित किया, जिससे आधुनिक मशीनों का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। स्टालिन की सामूहिकीकरण कार्यक्रम का प्रारंभ 1929 ईस्वी में पार्टी के समस्त कृषकों को सामूहिक खेती खोज के कार्य करने का आदेश जारी किया। अधिकांश भूमि और साधु सामान सामूहिक खेतों में के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी कृषक सामूहिक खेतों पर कार्य करते थे और खोज के लाभ को सभी किसानों के मध्य बांट दिया जाता था। मैंने जो उसमें नई सिस्टम को उन्होंने जन्म दिया उसका नाम था खोज। मैंने किसानों का जो जमीन थी उसकी एकीकरण को खेतों को खोज का नाम दिया गया और उसमें जो लाभ जैसे खेती सामूहिक रूप से खेती की जाती थी और जो लाभ होता था उसमें किसान की जमीन के शेयर के आधार पे उसको बांट दिया जाता था, जिससे किसानों की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आई। इस निर्णय से कृषकों ने सरकार का विरोध किया, वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे और 1929 से 29 के मध्य मवेशियों की संख्या 1/3 गिरावट आ गई और सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले को कठोर सजा दी जाती थी। बहुत से लोगों को देश निकाला तथा निर्वासन दे दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले कृषकों का कहना था कि वे न धनी हैं और न ही समाजवाद के विरोधी हैं, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेती पर कार्य नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था की भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे कृषकों का कोई भी खास सहायता नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय नहीं 1930 और 1933 की खराब फसल के पश्चात सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा काल पड़ा, जिसमें 40 लाख से अधिक लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत से लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन
में उत्पन्न हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और उनके सहयोगियों के ऐसे आलोचकों का समाजवाद के विरुद्ध साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत से लोगों पर इसी प्रकार के आरोप लगाए गए और 1939 ईस्वी को तक आते आते 20 लाख से अधिक लोगों को जेलों में या श्रमिक शिविरों में भेज दिया गया। अधिकतर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत से लोग यातनाएं देकर उनको इस आशय के बयान लिखवा लिए गए कि उन्हें समाजवाद के खिलाफ साजिश में भाग लिया और उसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इसे प्रतिभावना पेशेवर लोग थे। सोवियत संघ और रूसी क्रांति का वैश्विक प्रभाव मैंने यूरोप में समाजवादी पार्टियां रूस में बोल्शेविक पार्टियों के काम करने के तरीके से सहमत नहीं थी। हालांकि मजदूरों की सेहत वाले राज्य की स्थापना ने दुनिया के लोगों की कई उम्मीद को जगा दिया, जिसका अनुसरण कर बहुत से देश में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कुछ देशों में प्रतिनिधियों के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट 1920 में बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए वैश्विक समर्थक समाजवादी पार्टियों के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में भाग लिया। कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट के कुछ विदेशियों को शिक्षा दी गई। दूसरे विश्व युद्ध के समय तक सोवियत संघ द्वारा समाजवाद को वैश्विक पहचान मिल गई। अब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तब तक सोवियत संघ के कारण समाजवाद को एक वैश्विक पहचान मिल चुकी थी और सोवियत संघ अब एक महान तख्त बन चुका था। यहाँ अब उद्योग एवं कृषि का विकास हो रहा था, गरीब वर्ग को अनाज मिल रहा था, परंतु सबके बाद भी विकास की नई दमनकारी नीतियां लागू की गई। यहाँ पे नागरिकों की आवश्यकता स्वतंत्रता भी नहीं मिली। सोवियत संघ की प्रतिष्ठा 20वीं शताब्दी के अंत आते आते काफी गिरावट आ चुकी थी और इसके उपरांत यहाँ के लोग समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, परंतु समाजवाद में फिर से अलग अलग देशों में पुनर्विचार किए जाने लगे। तो इस प्रकार से पूरी दुनिया में समाजवाद क्या हुआ, धीरे धीरे समाज हुआ। 1991 में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन हो गया है और वहाँ के उसके 14 राज्य अलग हो गए। इसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा यूरोप दो गुटों में बटा था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। तो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वे सभी लोगों ने कम्युनिस्ट विचारधाराओं को क्या किया, स्वीकार किया और उन विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन लोगों ने जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ तो धीरे धीरे इन देशों में यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया तमाम देशों में कम्युनिस्ट सरकारों का पतन हो गया और इस तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। इस तरह से यह पाठ क्या